स्टूडेंट्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉक लास्ट आपके पास जो 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। डायूरेटिक्स के हवाले से बात की थी हमने, ड्रग्स अफेक्टिंग द एड्रेनर्जिक नर्वस सिस्टम उसके हवाले से बात की थी। अब जो ड्रग्स हैं जो कि हार्ट के ऊपर यूजुअली अफेक्ट कर रही होती हैं, हार्ट पे या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर, वो है एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है जी। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है वो जैसे कि नाम से जाहिर है, बेसिकली क्या काम कर रहा है कि कैल्शियम का जो चैनल है उसको ब्लॉक करना। कैल्शियम की जो एंट्री है जिसकी वजह से कार्डियो कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है या किसी भी किस्म की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, आपको मालूम है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम का बहुत मेजर रोल है न्यूरोट्रांसमीटर्स की रिलीज में, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में, और फिर आपके पास आ जाता है कार्डियक मसल। तो उसकी भी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसमें कैल्शियम एक मेजर रोल प्ले कर रहा होता है। तो अब जब हम उसके हवाले से बात करते हैं तो ये जैसे कि आपको मालूम है कि कैल्शियम की जो कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से जब बात की जाए, रोल ऑफ कैल्शियम इन द कॉन्ट्रैक्शन, तो उसमें स्मूथ मसल के अंदर आपको मालूम है, सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं स्केलेटल मसल्स की ना, तो अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, एक मिनट ठहरिएगा जी, अगर मैं आपसे बात करती हूँ स्केलेटल मसल्स की, स्केलेटल मसल्स की अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि सार्कोप्लाज्म होता है जो कि एक स्मूथ में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दैट इज कवरिंग द स्केलेटल मसल्स फ्रॉम ऑल ओवर इट्स सराउंडिंग्स, और वहां से कैल्शियम की रिलीज होती है, कैल्शियम की बाइंडिंग होती है जिसके नतीजे में पावर स्ट्रोक लगता है। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों को मैंने वीडियोस बोली हुई थी कि आप देख लें, और अगर अभी भी अगर प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से भी उसको रिव्यू कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से बात करते हैं। कैल्शियम कैल्मोडुलम मैकेनिज्म है जिसके नतीजे में अगेन पावर स्ट्रोक लगता है, लेकिन वो जो पावर स्ट्रोक है वो उतना वेल डिफाइंड कॉन्ट्रैक्शन नहीं करवा रहा होता है जितनी वेल डिफाइंड स्केलेटल मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। लेकिन हाँ, कैल्शियम कैल्मोडुलम मैकेनिज्म के नतीजे में स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो जो स्लो ग्रेजुअल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती हैं या जो स्लो मूवमेंट्स हैं जो कि स्लो टू कम एंड स्लो टू गो होती हैं, उस तरह की कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं कार्डिक मसल के अंदर। in addition to the mechanism which is the power stroke mechanism, जो कि चूंकि striated muscle है कार्डिक मसल skeletal muscle की तरह, तो ऑब्वियसली वो जो पावर स्ट्रोक का जो मैकेनिज्म है जो कि सार्कोप्लाज्म से कैल्शियम का रिलीज और उसके बाद फिर पूरी जो कॉन्ट्रैक्शन होनी है वो होती है। लेकिन उसके साथ साथ जो है एक और एडिशनल काम ये होता है कि आपका जो कार्डिक एक्शन पोटेंशियल होता है उसके अंदर प्लेटो की जो फॉर्मेशन है वो भी कार्डिक एक्शन पोटेंशियल की वजह से, वो कैल्शियम चैनल्स की वजह से होती है। अच्छा, अब ये जो दो मैकेनिज्म्स हैं स्मूथ मसल और कार्डिक मसल को हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली अगर हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के हवाले से बात करते हैं तो हमारे पास दो चीजें हैं जिनको यूजुअली कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत हो रही होती है। पहली जो चीज है वो है आपका हार्ट का मसल, और आपका जो पेस मेकर मसल्स है, यानी जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है जो कि हार्ट के अंदर मौजूद है, जो कि पेस सेट करता है और उसके नतीजे में आपका हार्ट रेट मॉनिटर होता है। सो वहां पे भी कैल्शियम की जरूरत है क्योंकि वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन जनरेट हो रही थी। ये भी आप लोगों को पता है, जो हमने पहले भी बात की है, कि जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है इट्स नॉट अ नर्वस टिश्यू, इट्स बेसिकली द मॉडिफाइड कार्डियक मसल टिश्यू। सो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो आपके जो कंडक्टिंग सिस्टम है वहां पे भी काम कर रहे हैं, फिर जो आपका जो नॉर्मल कार्डियक मसल है उसके अंदर भी काम करें, फिर इनके अलावा वैस्कुलर जो सिस्टम है जो कि उस पूरे जो पंप ब्लड होता है उसको पूरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है, जिसके नतीजे में सर्कुलेशन होती है। सो उस वहां पे जो है वेसल्स होती हैं, तो वेसल्स की जो वॉल है दे आर लाइंड बाय स्मूथ मसल्स। तो यहाँ पे जो दो चीजें डिस्कस कर रहे हैं कि जी स्मूथ मसल्स के अंदर क्या मैकेनिज्म है और कार्डिक मसल्स में क्या मैकेनिज्म है, वो सिर्फ इस वजह से हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है इसमें इन्हीं दो जगहों पे काम हो रहा था, यानी जो वैस्कुलर वॉल की जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन और उनका जो रिलैक्सेशन है उनकी बेस के ऊपर हम बात करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो हैं वो यूजुअली यहाँ पे फिलहाल तो हम ब्लड प्रेशर के हवाले से बात करें, लेकिन कैल्शियम चैनल का खाली ब्लड प्रेशर के लोअरिंग के लिए भी का रोल नहीं है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम कर रहा होता है। सो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आर दोज ड्रग्स विच बेसिकली रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर। अगर किसी भी किस्म की हाइपरकार्डिक एक्टिविटी हो रही हो उसको कम करना, फिर उसके अलावा अगर एंजाइना का पेशेंट है जिसकी जो है वो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ी है तो वेज़ोडाइलेशन करवाना, ताकि जो है वो आपका जो ऑक्सीजन है वो सही से आपके कार्डिक मसल्स तक पहुंच सके और जो मायोकार्डियल डैमेज है उसमें कमी आ सके। तो ये तमाम चीजों में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। दे वर्क बाय द स्लोइंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ कैल्शियम इनटू द सेल
and that makes the heart to pump easier, मतलब स्लो काम करेगा हार्ट, तो ऑब्वियसली उसके नतीजे में जब हार्ट काम स्लो करेगा तो पंप इजीली कर पाएगा, पहली चीज। दूसरा ये है कि जब काम स्लो करेगा तो उसकी अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। अब जब उसकी अपनी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम होगी तो हार्ट के अंदर जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी के नतीजे में जो किसी भी किस्म की डैमेज मुतवक्को है उसमें कमी आ सकेगी। ब्लड वेसल वॉल जो है उनमें क्या होगा कि अगर हाइपरटेंशन के हवाले से हम बात करें तो ब्लड वेसल्स जो है वो वाइडन हो जाएंगी, यानी चौड़ी हो जाएंगी। जब वो चौड़ी होंगी, स्मूथ मसल्स रिलैक्स करेंगे, ब्लड वेसल्स चौड़ी हो जाएंगी, तो जो प्रेशर है, जो कि हमने बात की थी वेनस रेजिस्टेंस की या जो वैस्कुलर रेजिस्टेंस की, वो कम हो जाएगा उसके नतीजे में। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द कार्डियक आउटपुट एंड द वैस्कुलर रेजिस्टेंस, तो उसमें कमी आएगी। नेट रिजल्ट क्या निकलेगा, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो स्लो डाउन हो जाएगा। बेसिकली इन दोनों के नतीजे में क्या होगा कि आपके हार्ट के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है उसमें कमी आ जाएगी और हार्ट जो है वो इजी वे में कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा। अच्छा, अब उसके हवाले से जब हम बात करें तो पहले हमारे पास जो एक चीज आती है वो ये है कि हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो कितने हैं और कितने टाइप के हैं। तो जब अगर हम कैल्शियम चैनल्स के टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनमें जो सबसे पहला है वो है एल टाइप, उसके बाद है टी टाइप, टी टाइप के बाद फिर हमारे पास आता है एन टाइप, एम टाइप, फिर इसके बाद हमारे पास एक और है एन टाइप, एन सॉरी ए टाइप, और एक और जो हमें टाइप मिली है वो है पी टाइप। ठीक है जी, ये तमाम जो टाइप्स हैं वो हमको मिल रही हैं। और यूजुअली जो हार्ट के हवाले से बात करते हैं तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कैल्शियम चैनल्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो है एल और टी टाइप, क्योंकि ये दोनों जो है वो हार्ट से रिलेटेड हैं, कार्डियक। ठीक है, एल टाइप जो है वो मायोकार्डियम में पाया जाता है, यानी आपके जितने मसल्स हैं उनके हवाले से जब हम बात करते हैं, यानी कार्डियक मसल्स की बात कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, एट्रियल कार्डियक मसल्स हो गए, एट्रियल सेंसेशन हो गया, वेंट्रिकुलर सेंसेशन हो गया, उसके हवाले से जब हम बात करें, स्पेसिफिकली सिर्फ मसल्स की बात करें जिसमें कंडक्टिंग सिस्टम इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, तो वो जो सेल्स हैं वहां पे आपको एल टाइप कैल्शियम चैनल्स मिलते हैं, जबकि जो टी टाइप कैल्शियम चैनल्स हैं वो आपको मिलते हैं नोड्स के ऊपर। ठीक है जी, यानी आपका जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है वहां पे आपको मिलते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास जो एक एड्रीनल ग्लैंड है वहां पे एन, टी और एल टाइप आपको मिल रही होती है, एक साथ मिल रही होती है तीनों चीजें। कहाँ पे, जोना, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है जी, ये एड्रीनल ग्लैंड का पार्ट है। और इधर से अगर मैं गलती पे नहीं हूं तो एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है। ठीक है जी, और अगर आपको याद हो तो एल्डोस्टेरोन जो है वो बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड प्रेशर। उसको फिर अब आपको याद होगा, हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि अगर हाइपोटेंशन हुई भी होती है तो इस मैकेनिज्म से एल्डोस्टेरोन जो है, जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है, उससे एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, जिसके नतीजे में वाटर रिटेंशन होती है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर बढ़ के नॉर्मल हो जाता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की तो यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स प्ले कर सकते हैं व्हेन वी हैव द विच टाइप्स एन, टी एंड एल टाइप ऑफ द कैल्शियम चैनल्स। वहाँ पे कौन सी ड्रग्स कैसे काम करती हैं आगे हम उसके ऊपर बात करेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं जो बाकी के जो कैल्शियम चैनल्स हैं, अगर हम उनकी बात करते हैं तो इसमें जो दो बहुत इंपॉर्टेंट जिनकी वेल डिफाइंड इफेक्ट है जो हमारे पास है वो है एन टाइप और पी टाइप। जिस तरह से मैंने बात की थी एल और टी कार्डियक हैं, इसी तरह एन और पी जो है वो नर्वस हैं, न्यूरोनल। ठीक है जी, दोनों जो है ये न्यूरोनल हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, एन टाइप इज फाउंड इन सेरिब्रम,
यानी जो आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वहां पाए जाते हैं, और जो पी टाइप हैं वो पाए जाते हैं आपके सेरिबेलम में। अब एम टाइप जो है बेसिकली हम कह सकते हैं कि एम परटेन टू मसल्स। तो बेसिकली ये जो है आपके, आई गेस अभी तक मुझे इसके हवाले से मिला नहीं है, लेकिन मैं आपको फाइनली बता दूंगी। स्केलेटल मसल्स जहां तक मुझे ख्याल है ये स्केलेटल मसल्स के अंदर अवेलेबल हैं। ए टाइप पे अभी रिसर्च हो रही है, इट्स बेसिकली इट्स अंडर स्टडी। ठीक है जी, तो दीज आर बेसिक टाइप्स जो कि हमें अब तक मिली हैं, और कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो भी हमने बात कर ली। यूजुअली जब हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात कर रहे होते हैं, तो अगर हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के हवाले से बात करें तो हमारा एक बात याद रखिएगा कि हमको किसी भी सूरत में जो एन एम टाइप्स हैं या पी टाइप्स हैं, जिनमें यूजुअली जो न्यूरॉन्स की साइड पे जा रहे हैं, आपको पता है न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कराता है कैल्शियम, स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराता है कैल्शियम। सो ये वो जगह हैं जहाँ पे हमको कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग नहीं चाहिए। सो बेसिकली जो हम आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स पढ़ेंगे, दे वुड नॉट बी एक्टिंग ऑन एन एम एंड पी टाइप्स, दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है जी। सो हमारे पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, जो जिनको अभी हम स्टडी करने लगे हैं, वो एल और टी टाइप्स के ऊपर काम करती हैं, उनके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके पास ये एक मुझे आर्टिकल मिला था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगी अगर आप लोग चाहो तो। बेसिकली ये जो चैनल्स हैं जो हमारे पास, अच्छा इन्होंने यहाँ पे क्यू और आर भी लिखा हुआ है, हालांकि मुझे इनके हवाले से ऐसे इतनी कोई खास डिटेल्स नहीं मिल सकी हैं, लेकिन ज्यादातर जैसे आप देख सकते हो कि जो लोकलाइजेशन है एन से लेके आर तक के जितने भी जो चैनल जो आपके पास कैल्शियम चैनल्स हैं, उनकी न्यूरॉनल है। ठीक है। एल वाइड स्प्रेड है, जैसे कि हमने बात की, हार्ट के अंदर भी पाया जाता है, फिर उसके अलावा ब्लड वेसल्स के अंदर भी पाया जाता है, और उसके अलावा जैसे हमने बात की जोना ग्लोमेरुलोसा, वहां पे भी पाया जाता है। तो काफी सारी जगह हैं। टी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, जैसे मैंने आपको बताया, नोडल सिस्टम वहां पे पाया जाता है, और फिर ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है। सो बेसिकली जो लोकलाइजेशन है वो ये है। फंक्शन किस तरह से आ रहा है कि जी पेस मेकिंग करता है और स्पाइक पोटेंशियल्स प्रोड्यूस करते हैं टी सेल्स। एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग करते हैं एल सेल्स, और न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज कराते हैं बाकी के सारे। ठीक है जी। उसके बाद फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपके पास स्पेसिफिकली कौन से टॉक्सिन्स हैं जो कि स्पेसिफिकली काम कर होते हैं डिफरेंट, क्या कहना चाहिए आपके उसके ऊपर, जैसे कैल्शियम चैनल्स के ऊपर। तो उसके हवाले से अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे मिलेगा CTX यानी कोनोटॉक्सिन। इसकी डिफरेंट फर्दर सब टाइप्स हैं जो कि वो आपको डिफरेंट जगहों पे मिल रही हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम जो टॉक्सिन्स हैं अगर आप नोट करें तो ये काम कर रहे हैं न्यूरो ट्रांसमीटर साइड पे, यानी जो न्यूरोलॉजिकल जो कैल्शियम चैनल्स हैं उनके ऊपर काम करते हैं। फिर इसी तरह से एगाटॉक्सिन है, ये भी अगर आप देखो तो उसका रोल जो है वो एगाटॉक्सिन 3A का तो है एल टाइप पे, लेकिन बाकी सबका जो है वो न्यूरोनल टाइप के ऊपर है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास है डायहाइड्रोपायरिडीन। ये एक कैल्शियम चैनल की सब टाइप है, आगे हम डिस्कस करने लगे हैं। तो 1,4 डायहाइड्रोपायरिडीन को अगर आप देखो तो टी पे काम नहीं कर रहा, एल पे काम कर रहा है, बाकी और किसी जगह काम नहीं कर रहा। यूजुअली जो हमारा जो टारगेट है बेसिकली वो एक तो ड्रग है जो कि डायहाइड्रोपायरिडीन है, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, और दूसरी है नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स जो कि टी के ऊपर काम करते हैं, एल पे काम नहीं करते। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बाकी किसी भी जो चैनल है उसके ऊपर उनका रोल नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज ही यही है जो कि हम बात करें कि ये जगह यहाँ पे डायहाइड्रोपायरिडीन की जो ड्रग्स हैं वो काम नहीं करती। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि इसकी वजह से हमारे बहुत सारे जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो बच जाते हैं, जो कि बहुत खतरनाक किस्म के एडवर्स इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते थे इन ड्रग्स को यूज करने की वजह से, और आपको अल्टीमेटली इन ड्रग्स की यूज को खत्म करना पड़ता अगर तो ये यहाँ पे काम कर रही होती। दैट्स वेरी नाइस दैट दीज आर हाईली स्पेसिफिक। अच्छा जी। उसके बाद फिर आपके पास जो डायहाइड्रोपायरिडीन ड्रग्स हैं उसमें आ जाती हैं एमलोडिपिन, फेलोडिपिन, नाइकार्डिपिन, नाइवडिपिन,
निसोल्डिपीन एंड नाइट्रिडिपीन। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज है आपको जो डिस्कस करनी है ये कि मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम डिस्कस करेंगे। कैल्शियम चैनल है बेसिकली, और इसके ऊपर ये डिफरेंट जो आपके पास जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं ये हम इस्तेमाल करें। से फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर जो डिल्टाइजम जो है, जैसे ये डिल्टाइजम जो है ये नॉन है और विरापमल जो है वो नॉन है। ठीक है। अब इसके बाद आपके पास नाइफेडोपाइन जो आ गई, ये है डाइहाइड्रोपायरिडीन, इसको हम DHP लिख देते हैं, डाइहाइड्रोपायरिडीन है। ठीक है जी। ये एक न्यू अच्छा, इसके अलावा जो है इंडोलेजीन सल्फेट, ये भी एक नई ड्रग है जो कि अभी इस पे काम हो रहा है। ये नंबर डला हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये नई ड्रग है, इसको अभी कोई नाम दिया नहीं गया और इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है। इसी तरह से माइफ्राडिल जो है ये भी एक नई ड्रग है जिसके ऊपर काम हो रहा है। मोड ऑफ एक्शन अगर हम जानना चाहें तो उसके लिए क्या है कि आपके पास जो विरापमल है और डिल्टाइजम है। अच्छा, डिल्टाइजम जो है बेसिकली ये आती है आपकी क्लास 1B ड्रग में। ठीक है। आपके पास 3 क्लासेस हैं, 1A, 1B और 1C। ठीक है। तो आपकी जो डिल्टाइजम है वो 1B में आती है, विरापमल जो है वो आपके पास आती है क्लास 1C। ठीक है। वेराज नाइफेडोपाइन जो है, जो कि डाइहाइड्रोपायरिडीन ड्रग्स हैं, ये आती हैं क्लास 1A के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो साइट है, अच्छा, इनकी अपनी अपनी साइट्स हैं जिनके ऊपर ये जाके अपना काम करती हैं। तो जैसा कि ड्रग के नाम से जाहिर है, जो ड्रग डिल्टाइजम जिस साइट पे जाके काम करती है, दैट साइट से फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया कैल्शियम चैनल के ऊपर, ये जो साइट है ये D साइट कहलाती है। ये अपनी अपनी साइड पे जाएगा, काम करेगा। इसी तरह से वेरापमल अपनी उसकी अपनी स्पेसिफिक साइट है। ये ड्रग्स आपस में एक दूसरे के साथ जो है क्या कहना चाहिए, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वाला जो काम है वो नहीं करते, अपनी अपनी साइट से वहां पे जाके बाइंड करते हैं। तो ये जो साइट है ये V साइट कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेफेडोपाइन जो जाके अपनी अपनी इसकी भी अपनी स्पेसिफिक साइट है, वहां पे जाके काम करेगी, तो ये N साइट कहलाएगी। ठीक है जी। अपनी अपनी साइट्स के ऊपर ये जाके काम करती हैं और अपना अपना जो कैल्शियम चैनल को किस तरह से ब्लॉक करना है वो ब्लॉक करती हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब जो नई ड्रग, न्यूअर ड्रग जो आई हैं, 2 ड्रग्स हैं। एक कहलाती है इंडोलेजीन सल्फेट, इसकी अगेन अपनी साइट है, ये अपनी इसको अभी इसके हवाले से, चूंकि ये अभी अंडर रिसर्च है, मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर आप कहीं पे भी पढ़ होंगे कि ये इसकी आई साइट होगी और ये जो है वो अब ये अभी क्योंकि इसके फंक्शन से अभी तक ये पता नहीं है कि कौन सी क्लास के अंदर स्टैंड करेगी, लेकिन चूंकि इसका अपना मोड ऑफ एक्शन है, अपनी साइट है जहाँ पे ये जाके बाइंड करेगी, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एक और नई क्लास बनेगी जिस पे भी काम हो रहा है। ये जो माइफ्राडिल जो ड्रग है, इसको अगर आप देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है और ये बाइंड करती है कैल्शियम चैनल पे आइदर बाय दी विरापमल साइट यानी V साइट, या ये जो एक न्यूअर साइट बन रही है जो कि इंडोलिजीन सल्फेट की जो साइट है उसके ऊपर जाके ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करती है। ये कम्पीट करेगी विद विरापमल एंड इंडोलिजीन सल्फेट कंपाउंड से। ठीक है जी। अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, फर्दर इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन अब हमें ये चीज पता है एटलीस्ट कि जो मोड ऑफ एक्शन है डिफरेंट ड्रग्स का वो क्या है कि दे बाइंड टू देयर स्पेसिफिक साइट्स। उसके बाद सेल्यूलर जो भी एक्टिविटी है, जो भी जो सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, यूजुअली इसमें G प्रोटीन कपल्ड मैकेनिज्म्स हैं, जाके करती है, बाइंड करती है और उसको इनहिबिट कर देती है। अच्छा जी। अब इस हवाले से अगर आप जो L और T टाइप के हवाले से अगर हम बात करते हैं, ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास हाँ, ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये आपकी जो जैसे मैंने कहा कि आगे हमें चूंकि सिर्फ और सिर्फ L और T टाइप के हवाले से बात करनी है, तो उसके हवाले से अगर आप ये देखिए, कंडक्टेंस जो है वो L टाइप की ज्यादा है, T टाइप की स्लो है, यानी ये स्लो चैनल्स हैं। ठीक है जी। एक्टिवेशन हाई वोल्टेज की जरूरत होती है, इसमें लो वोल्टेज पे एक्टिवेशन हो जाती है। इनएक्टिवेशन इसकी फास्ट है, क्योंकि एक्टिवेशन स्लो है तो ऑब्वियसली इनएक्टिवेशन फास्ट होगी।
स्लो है, इसकी डीएक्टिवेशन जो है वो फास्ट है और डीएक्टिवेशन टी की स्लो है। ब्लॉकर्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो चूंकि ये माइबफ्रेडिल ड्रग के हवाले से एक आर्टिकल था, तो उसमें उन्होंने जो है वो टी के एंटागोनिस्ट के तौर पे जो है वो खाली माइबफ्रेडिल को बताया है। बाकी की जो ड्रग्स हैं वो तमाम की तमाम एल चैनल है, इनको ब्लॉक कर रही हैं। माइबफ्रेडिल जो है वो दोनों को ब्लॉक करेगी। क्यों? इसलिए कि आप देख सकते हैं कि वो इंडिविजुअली भी जाके बाइंड करती है, फिर इस साइट को भी बाइंड कर रही है और वीरापेमल को भी कर रही है। यानी जो एल जो चैनल है, एल टाइप चैनल्स हैं, उनको भी बाइंड करती है और ये टी टाइप को भी बाइंड करती है, तो दोनों के साथ इफेक्ट देती है अपना। अच्छा, बाइंडिंग साइट फॉर कैल्शियम एंटागोनिस्ट एंड देयर क्लिनिकल कोरिलेशन, जैसे ये देख लीजिए। अब आप यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको नजर आ रही है कि ये डाइहाइड्रोपैरिडीन यानी साइट 1A, उसके ऊपर जो बात हो रही है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो क्लास थी 1A डाइहाइड्रोपैरिडीन्स की, इनकी सिलेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इनकी वैस्कुलर सिलेक्टिविटी कितनी है। कौन कौन सी ड्रग्स हैं ये देख लीजिए। 10 times vascular selective है नाइफेडिपाइन एंड एम्लोडिपिन, 100 times vascular selectivity नाइकार्डिपिन, इसराडिपिन एंड फिलोडिपिन, 1000 times vascular selectivity है निस्लोडिपिन। यानी इसका जितनी ज्यादा वैस्कुलर सिलेक्टिविटी होगी, उसका मतलब क्या है कि उतनी ही कम जो है वो बाकी नोडल्स या माइकार्डियल सिलेक्टिविटी मिल पाएगी। अच्छा, अब उसके बाद अगर आप ये देखते हैं कि आपकी जो नॉन डाइहाइड्रोपायरिडीन ड्रग्स हैं, जिनमें डिल्टाज़ेम और वेरापेमल आ जाते हैं, यानी साइट 1B एंड 1C, जब उनकी हम बात करते हैं तो क्लिनिकल कोरिलेशन में ये मायोकार्डियल सिलेक्टिव हैं स्पेसिफिकली, और नोडल सिलेक्टिविटी पाई जाती है दोनों ड्रग्स के अंदर, वेरापेमल में भी और डिल्टाज़ेम के अंदर भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, ये बिल्कुल डिफरेंट आर्टिकल है, जो पिछले वाले आर्टिकल की जो पिक्चर, ये जो पिछली वाली जो पिक्चर्स दिखाई थी वो दूसरे आर्टिकल में से, ये वाला दूसरा आर्टिकल था, और मुझे इसमें ये जो पिक्चर थी ये बहुत अच्छी लगी, इस वजह से मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूं। इसके बाद जब ये स्पेसिफिकली हम डिस्कस कर चुके हैं, तो अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एंड नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, तो उसके लिए मेरे दिमाग में एक चीज है कि मैं आपको ये ज्यादा बेहतर तरीके से इस तरह से समझा सकूंगी। मैं इसकी स्लाइड्स नहीं बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने इसको इस तरह से आपके बता रही हूँ कि एक तो हम बना रहे हैं एक टेबल डाइहाइड्रो पायरिडीन और इनको कंपैरिजन कर लेंगे। ठीक है जी, और ये हो गया नॉन डाइहाइड्रो पायरिडीन। अच्छा, अब इसमें डिफरेंट एस्पेक्ट्स के हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट पे क्या क्या काम हो रहा है। से फॉर एग्जांपल हम अगर टिश्यू सिलेक्टिविटी की बात करते हैं, टिश्यू सिलेक्टिविटी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो जैसे कि अभी हम 2 मिनट पहले भी डिस्कस करके बैठे हैं कि डाइहाइड्रोपैरिडीन जो है वो वैस्कुलर टिश्यू वैस्कुलर सिलेक्टिव है, जबकि इसके मुकाबले में इसको हम अगर देखें नॉन डाइहाइड्रोपैरिडीन इज मायोकार्डियल एंड नोडल सिलेक्टिव। ठीक है जी, ये आप लोगों को अभी हम वो जो पिछला वाला जो टेबल था उसमें से भी बताया था। ठीक है जी, इसके बाद फिर आपके पास अगर हम बात करते हैं कि जी एंटी एंजाइनल इफेक्ट के हवाले से बात करते हैं। एंजाइना भी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि यूजुअली उसमें हो क्या रहा होता है कि एक लॉन्गर टाइम के अंदर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्लड वेसल्स जो हैं वो हार्ट की जो अपनी जो कॉर्नरी ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट के अपने टिश्यू को सप्लाई कर रही होती हैं, वो नैरो डाउन होना शुरू हो जाती हैं। वजूहात वही होती हैं जो आमतौर पे आपको हार्ट अटैक में मिल रही होती हैं, लेकिन हार्ट अटैक और एंजाइना में जो फर्क है वो कुछ इस तरह से है कि जी हार्ट अटैक अगर हो रहा है तो वो अक्यूट एकदम से, यानी विद इन फ्यू आवर्स जो है वो ब्लड वेसल ब्लॉक होगी, उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी और फिर एक सिवियर किस्म का मैसिव हार्ट अटैक आएगा। अंजाइना के हवाले से ये होता है कि जो ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स जो है वो वेसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही होती है, तो उसमें क्या होता है कि हार्ट मसल जो है उसको ऑक्सीजन की सप्लाई तो कम हो रही होती है, लेकिन ओवर द पीरियड वो एडजस्टमेंट होती चली जा रही होती है। एक्चुअल में हार्ट अटैक उस वक्त आता है जब वो वेसल पूरी की पूरी ब्लॉक हो जाती है। तो लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको पहले एंजाइना का पता चल गया है तो क्रॉनिक ट्रीटमेंट से उसको
उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और उसका एक तरीका क्या है कि आप वैस्कुलर जो स्मूथ मसल्स हैं, जो मतलब जो कॉरोनरी वेसल्स हैं, उनकी जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करवाएं, और उसके नतीजे में जब वेसल्स डायलेट होंगी तो अच्छा ब्लड पहुंच सकेगा और टिश्यू को जो है वो स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो उसके हवाले से अगर हम बात करते हैं, एंटी एंजाइनल की बात कर रहे हैं कि जी अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं और उसमें एंटी एंजाइनल एक्टिविटी है, तो वो क्या कर रहा है कि डायहाइड्रोपायरिडीन्स जो हैं वो कॉरोनरी वेजोडाइलेशन करा रही हैं। ठीक है जी, कॉरोनरी वेजोडाइलेशन करा रही हैं। और उसके मुकाबले में जो नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन्स हैं वो क्या करती हैं कि हार्ट रेट को डिक्रीज करती हैं। अच्छा, हार्ट रेट डिक्रीज होने के नतीजे में क्या होता है कि जब आपका हार्ट तेजी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा काम करेगा उतनी ज्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसके नतीजे में एनर्जी बन रही होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर हो रही है, ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, उसके नतीजे में एटीपी बनता है और फिर आप उस एटीपी को यूटिलाइज करते हैं अगेन फॉर द कॉन्ट्रैक्शन। जितनी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ज्यादा एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा, और जितना ज्यादा एटीपी का रिक्वायरमेंट होगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप हार्ट रेट को डिक्रीज करते हैं तो ये तमाम का तमाम जो मैकेनिज्म है ये रिवर्स कर जाता है, और आपका हार्ट रेट कम होने के नतीजे में आपकी कॉन्ट्रैक्शन कम होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन कम होगी तो एटीपी की रिक्वायरमेंट कम होगी, जब एटीपी की रिक्वायरमेंट कम होगी तो ऑक्सीजन की डिमांड खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। सो बेसिकली ये दोनों चीजें जो है वो आपके एंजाइना के का जो जो क्या कहना चाहिए, जो इफेक्ट्स आ रहे होते हैं उनको ये थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाता है, और हार्ट को जो डैमेज हो सकती है ज्यादा हार्ट रेट के नतीजे में उसको ये कम करने की कोशिश करता है। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं, ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके हम हवाले से बात करें, एडीआर, जो जनरल डिस्कशन है ऑफ एडीआर्स, उसके हवाले से अगर हम बात करें तो डायहाइड्रोपायरिडीन जैसे कि हमें मालूम है वेजोडाइलेशन करा रहा है, मेजर काम ही इसका वेजोडाइलेशन का है। तो इस वेजोडाइलेशन के नतीजे में क्या होता है कि जब वेजोडाइलेशन होती है तो आपको क्या होता है कि आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो रिफ्लेक्स के तौर पे रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया कराता है। ठीक है जी, रिफ्लेक्स एड्रेनर्जिक एक्टिवेशन। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, क्योंकि वेजोडाइलेशन हुई है, वेसल्स जो है उसमें तो मतलब प्रेशर थोड़ा सा गिरेगा, तो इसके नतीजे में क्या होता है कि आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरेगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है। तो एक जो नॉर्मल मैकेनिज्म है जिसमें हमें आपको पता है कि एक दूसरे को काउंटर कर रहे होते हैं, तो अगर एक तरफ ज्यादा झुकाव हो जाता है तो दूसरा मैकेनिज्म ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। तो यूजुअली इसमें यही होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका बहुत ज्यादा ब्लड वेसल मतलब ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, हाइपोटेंशन होगी, तो उसके नतीजे में रिफ्लेक्स एड्रेनर्जिक एक्टिविटी के नतीजे में आपको क्या मिलता है, टैकीकार्डिया मिलता है। ये टैकीकार्डिया से मुराद जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंक्रीज हार्ट रेट है। अब ये जब टैकीकार्डिया मिल रहा है तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि जब टैकीकार्डिया होगा, हार्ट तेजी से पंप करेगा ब्लड, तो हर जगह पहुंचेगा। ठीक है, तो जब वो हर जगह पहुंचेगा तो जो एक्स्ट्रा जो ब्लड वेसल्स हैं, जो वैस्कुलर बेड्स हैं, वो भी खुल जाएंगे, आपकी स्किन के वैस्कुलर बेड्स खुलेंगे, जिसके नतीजे में आपको फ्लशिंग, यानी आपका जो स्किन है वो रेडिश टिंज ले लेगी, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा उधर बढ़ रहा है, तो उसके नतीजे में आपको फ्लशिंग मिलती है। जब फ्लशिंग मिलती है तो हॉट फ्लशेस कहलाते हैं। हॉट फ्लशेस का मतलब क्या है कि जब एक जगह पे ब्लड का फ्लो ज्यादा हो रहा होगा तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे हीट भी ज्यादा है, क्योंकि ब्लड तो गर्म है। ठीक है, तो जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो वो जो चेहरे की सुर्खी है या जो स्किन की सुर्खी है, तो उसके साथ हीट का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है वहां पे। ठीक है जी, अच्छा, उसके अलावा फिर क्या है, एक तो ये चीज हो गई रिफ्लेक्स एक्शन के नतीजे में, ये अगेन एडवर्स इफेक्ट में आ रहा है। दूसरा क्या है कि अगर तो वेजोडाइलेशन हो रही है, तो वेजोडाइलेशन होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा कि आपकी जो ब्लड प्रेशर है वो गिरेगा। ठीक है, जो दूसरा ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल वेजोडाइलेशन करवा रही है ड्रग, तो वो क्या होगा उसके नतीजे में कि ब्लड प्रेशर गिरेगा, हाइपोटेंशन होगी, उस हाइपोटेंशन के नतीजे में वो जो फॉल आ रहा है, जो रैपिड फॉल आ रहा है इन द ब्लड प्रेशर, ब्रेन के अंदर जब वो ब्लड प्रेशर गिरता है तो उसके नतीजे में डिजीनेस आती है। ठीक है जी, ये भी एक एडवर्स इफेक्ट है जो कि आपका आ रहा है। क्यों आ रहा है, रैपिड फॉल इन द ब्लड प्रेशर की वजह से, बिकॉज ऑफ द ड्रग विच इज बेसिकली बीइंग यूज्ड फॉर हाइपोटेंशन। अच्छा, हाँ,
ब्रेन टिश्यू को अगर हाइपोटेंशन के नतीजे में एकदम से क्रेनियल प्रेशर गिरता है और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होती तो हेडेक्स हो सकते हैं। सो अगेन काफी ट्रबलसम किस्म के हेडेक्स आपको मिल सकते हैं इस ड्रग के नतीजे में। फिर इसके बाद फिर आपके पास एक और जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जी प्री कैपिलरी वेजोडाइलेशन हो रही है चूंकि, तो उसके नतीजे में आपको एडिमा मिल सकता है, क्योंकि अगर वेस्कुलर बेड जो है वो बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मूव करता है प्रैक्टिकली, और मूव करने के बाद जो है वो टिश्यू में जाता है और वहां से फिर वो वापस जो है वो वेसल्स के अंदर सक्शन होती है। अगर बहुत ज्यादा वेजुलाइजेशन हुई है, सक्शन नहीं हो पाएगी, तो उसके नतीजे में आपको क्या मिलेगा, एडेमा मिलेगा। और ज्यादातर चूंकि आप खड़े रहते हैं या चल रहे होते हैं, तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट एडेमा आपको मिल रहा होता है वो एंकल पे मिल रहा होता है, एंकल एडेमा। और वो ऑब्वियसली वो एंकल एडिमा बाद में अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो फिर पूरी बॉडी में भी फैलेगा, वो ये नहीं है कि खाली एक ही जगह रहेगा। लेकिन फिलहाल जो जो इनिशियल साइंस आती हैं वो एंकल एडिमा की आती हैं। तो दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ डायहाइड्रोपायरिडीन। इसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं तो ये तमाम के तमाम जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं जो इस वक्त हमने डायहाइड्रोपायरिडीन के लिए डिस्कस किए हैं, वो यूजुअली आपको नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन ड्रग्स के अंदर नहीं मिल रहे होते, क्योंकि अगेन उनका एज सच इतना मेजर रोल वेस्कुलर डायलिटेशन के ऊपर नहीं है। तो ये तमाम जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो यूजुअली नहीं मिल रहे होते। उसके मुकाबले में अगर हम बात करते हैं विरापमल की, तो विरापमल के अंदर आपको यूजुअली जो है वो क्या मिल रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन मिल रही होती है। ये जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्यों मिल रही है, देखिए आपके जो स्मूथ मसल्स हैं उनकी उनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है तो पेरिस्टाल्सिस होती है, पेरिस्टाल्सिस होती है तो गट मूवमेंट होती है, और जो फूड कंटेंट है वो आगे की तरफ बढ़ता है तो स्टूल की पैसेज भी हो पाता है। अगर आपके कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं जो कि स्मूथ मसल के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो जब जाके जो गट के जो मसल्स हैं स्मूथ मसल्स, उनके साथ भी अगर उन्होंने छेड़छाड़ शुरू कर दी, तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो क्या कहना चाहिए, जो आपका जो गट मोटिलिटी है वो डिक्रीज होगी। गट मोटिलिटी डिक्रीज होगी तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि स्टूल पास नहीं हो सकेगा। स्टूल पास नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिपेशन है, यानी इनएबिलिटी टू पास स्टूल्स इजीली, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्रग इज इंटरैक्टिंग विद द गट कैल्शियम चैनल्स। ठीक है जी, ये तो विरापमल का हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर डिल्टाज़िम के हवाले से जब बात करते हैं, डिल्टाज़िम के हवाले से जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे तमाम चूंकि डिल्टाज़िम का वैस्कुलर बेड के ऊपर थोड़ा रोल है, तो एडेमा हेडेक मिल रहा होता है। और ये एडेमा और हेडेक जो आपको मिल रहा होता है वो डोज डिपेंडेंट है, कम डोज के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो है वो वेसल के अंदर जो है वो, या जो ब्लड के अंदर आपकी ड्रग की जो डोज है वो बढ़ गई है तो फिर मिलेगा। शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स, आपको मालूम है कि शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स जो होती हैं वो यूजुअली क्या होता है कि वो एकदम से उनका जो है वो बढ़ जाता है, मतलब प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है और फिर गिर जाती है। आप उस प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए दोबारा शॉर्ट एक्टिंग देंगे, वो फिर दोबारा से बढ़ाएगा। तो बेसिकली अगर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं, से फॉर एग्जांपल हम इसकी भी बात करें, डायहाइड्रोपायरिडीन की भी बात करें, इसमें तो मल्टीपल ड्रग्स हैं, तो अगर शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं तो उनसे एडवर्स इफेक्ट्स प्रोमिनेंट हैं। लेकिन अगर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता अपना जो है वो प्लाज्मा लेवल्स मेंटेन करते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज कम मिलेगी। लेकिन डिल्टाज़िम का क्या है कि आपने शुरू में लिया तो ऑब्वियसली प्लाज्मा लेवल्स कम है, लेकिन जब आप उसको ओवर द पीरियड ऑफ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम लेते रहेंगे तो प्लाज्मा लेवल्स बढ़ने शुरू होंगे। तो जब प्लाज्मा लेवल्स बढ़ने शुरू होंगे तो फिर एडवर्स इफेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। और ये मैं बात कर रही हूँ हेडेक के हवाले से, और ये मैं बात कर रही हूँ एडेमा के हवाले से। तो लॉन्गर ड्यूरेशन में, यानी अगर ड्रग लॉन्गर ड्यूरेशन में डिल्टाज़िम दी जा रही है तो आपको हेडेक और एडेमा मिल सकते। इन एडिशन टू दैट, जो इसका काम है ड्रग का हार्ट रेट को डिक्रीज करना, तो इट कॉजेज ब्रेडिकार्डिया। ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा देर तक चलेगी तो ब्रेडिकार्डिया कॉज कर देगा, क्योंकि ब्रेडिकार्डिया का मतलब है स्लो हार्ट रेट, और आप क्या कर रहे हैं, ड्रग का काम क्या है, हार्ट रेट को डिक्रीज करना, तो ये ऐसा काम करेगा। अच्छा, उसके अलावा फिर डिक्रीज कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो पेशेंट के लिए काफी तकलीफदेह हो सकता है, उस हवाले से भी बात हुई। फिर इसके अलावा अगर हम क्लिनिकल यूजेस के हवाले से बात करते हैं, अगेन यही वाली जो ड्रग्स हैं इन्हीं को दोबारा से हम ले रहे हैं
dihydropyridine, and non-dihydropyridines. अगर इनमें अगर हम बात करते हैं क्लिनिकल यूजेस की, तो क्लिनिकल यूज में आपके पास यूजुअली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंजाइना में ये जो आपका जो कॉरोनरी वेसल्स हैं उनकी डायलेशन कराने का काम करता है और वेजो डायलेशन कराता है. सो बेसिकली हम यूज कर रहे हैं इनको हाइपरटेंशन, ठीक है, हाइपरटेंशन में और अंजाइना पेक्टोरिस के अंदर आप जो यूज कर रहे होते हैं ड्रग्स, वो कर रहे होते हैं डायहाइड्रोपायरिडीन्स. ठीक है जी. जब उसके काउंटर अगर आप बात करें, क्योंकि हार्ट के ऊपर काम ज्यादा है, हार्ट रेट के ऊपर ज्यादा काम है, तो यूजुअली एरिथमियाज जो हैं उसके अंदर आपके पास जो है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो है वो नॉन डायहाइड्रोपायरिडीन यानी वेरापामोल और डिल्टाज़िम को आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं. ठीक है जी. जो मोस्ट कॉमनली जो यूज है उसका है वो सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. के अंदर आप यूजुअली इस्तेमाल कराते हैं. अच्छी खासी तकलीफदेह सिचुएशन है. और यूजुअली अगर जितनी भी ड्रग्स हैं जो आप एंटी एरिथमिया के हवाले से बात कर रहे हैं वो हम यूजुअली सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के ही अंदर दे रहे होते हैं. एडवर्स इफेक्ट में इनके ब्रैडीकार्डिया आ रहा होता है और ये यूजुअली हर दफा ही आ रहा होता है. यानी जो भी आप ड्रग उठा रहे होते हैं एरिथमियाज की, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो एरिथमियाज की जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनका एडवर्स इफेक्ट जो है वो यूजुअली ब्रैडीकार्डिया के होते हैं. अच्छा, जो ड्रग्स हैं जो इस ग्रुप में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं एम्लोडिपिन, नाइट्रिपाइन, आपको मैंने अभी इनके स्ट्रक्चर्स भी दिखा दिए थे, पेलोडिपिन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ चलेगा. यूजुअली यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको वेरापामोल एंड डिल्टाज़िम, ये ड्रग्स हैं जो कि यूजुअली इस्तेमाल की जा रही होती हैं. ठीक है जी. सो इसके बाद हम, हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स. बाकी आपके पास जो हैंडआउट्स हैं उसमें से आप देख सकते हैं. तो जो अभी अब ऑनलाइन सेशन होगा उसमें अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. अल्लाह हाफिज़.